कहानी गुलमोहर। दो प्रेमियों की अधूरी कहानी। आज सवेरे जब कामायनी दिल्ली से कॉलेज के लेक्चरर के पद का साक्षात्कार देकर घर लौटी तो उत्साह के अतिरेक में अपने पिता के प्रौढ़ कंधों पर झूल गई। पापा, मेरा इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा हुआ। अब मुझे दिल्ली के किसी कॉलेज में अवसर मिलने की पूरी संभावना है, जो मेरा एक सपना भी है। पापा उसके सपनों को मीठी थपकियां देते बोले, अरे बेटी, ये तो बड़ी उपलब्धि होगी, पर ये तो बताओ कि आखिर तुमसे क्या प्रश्न पूछे और तुमने उत्तर क्या दिए। कामायनी संयत होकर सोफे पर बैठते हुए बताने लगी तो उसकी आंखों में उम्मीद का एक आसमान पसरने लगा। विचारमग्न होते पापा उस आसमान का एक छोर पकना चाहते हैं कि आखिर उनकी बेटी इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा में अपना चयन होने की उम्मीद कैसे कर रही है। न कोई सिफारिश, न कोई जरिया। कामायनी, पापा, मेरे इंटरव्यू बोर्ड में 3 सदस्य थे। एक प्रौढ़ महिला जो संभवतः बोर्ड की चेयरपर्सन थी, जिसकी आंखों पर गोल सुनहरी फ्रेम का चश्मा चढ़ा हुआ था। दाएं बाएं पुरुष सदस्य बैठे थे। एक सदस्य ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। दूसरे सदस्य ने पूछना शुरू किया, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं कामायनी हूँ, बांसवाड़ा से हूँ। पहला सदस्य, आपके शहर के इस नाम का क्या लॉजिक हो सकता है? सर, बांसिया राजा के नाम पर यह नाम पंगा है। चेयरपर्सन महिला जो कोई कागज पढ़ने में व्यस्त थी, उनकी चेयर थोड़ा घूम कर सीधी हुई। उनके प्रतिक्रियाहीन चेहरे पर कोई तरंग प्रकट होने लगी। आपके शहर के नाम का कोई दूसरा लॉजिक भी हो सकता है क्या? जी मैम, बांसवनों की बहुतायत के कारण भी बांसवाड़ा नाम पंगा। चेयरपर्सन दूसरे सदस्य से मुखातिब हुई, देखिए, कितना बोटेनिकल नेम है इस शहर का। राजस्थान का नाम आते ही लोगों के मन पर मरुधरा का वह चित्र साकार होने लगता है, जिसमें रेगिस्तान में डग भरते ऊंट दिखाई देते हैं, पर यह शहर इसके उलट राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, सिटी ऑफ 100 आइलैंड। फिर बांस से बनी बांसुरी इस बोटेनिकल नेम को नाद तत्व से भर देती हैं, वंडरफुल। फिर आंखों से चश्मा उतारकर प्रतिप्रश्न किया, एम आई करेक्ट? कामायनी ने चहककर सहमति में सिर हिलाया, जी मैम। वह देख रही थी कि मैम की प्रतिक्रियाहीन चेहरे की महानदी में अचानक अनेक द्वीपों के बिंब उतर आए थे। उन्होंने दूसरे सदस्य की ओर प्रश्न पूछने का इशारा किया और मौन हो गई, जैसे कामायनी के चेहरे को पढ़ रही हों। दूसरे सदस्य ने पूछा, आप गुलमोहर के बारे में क्या जानती हैं? कामायनी, सर, गुलमोहर का वानस्पतिक नाम है डेलोनिक्स रेजिया रॉयल पानेजियाना। फिर तो दोनों सदस्यों ने गुलमोहर पर प्रश्नों की बौछार कर दी। चेयरपर्सन मैम मौन थी, पर कामायनी के चेहरे को लगातार पढ़ रही थी। कामायनी के उत्तर थे, सर, संस्कृत में इसे कृष्णचूड़, राजाभूषण भी कहते हैं। भरी गर्मियों में गुलमोहर के पेड़ पर पत्तियां तो नामात्र की होती हैं, पर फूल इतने अधिक होते हैं कि गिनना कठिन। गुलमोहर के फूल मकरंद का अच्छा स्रोत हैं। शहद की मक्खियां फूलों पर खूब मंडराती हैं। गुलमोहर का पहला फूल खिलते ही 1 सप्ताह के भीतर पूरा वृक्ष गाढ़े लाल रंग के अंगारों से भर जाता है। ये फूल लाल के अलावा नारंगी और पीले रंग के भी होते हैं। गुलमोहर को आग का पेड़ भी कहते हैं, क्योंकि जंगल में यह एक लौ की तरह दिखता है। मैम के भीतर जैसे कतारबद्ध गुलमोहर के पेड़ खड़े हों, जिसकी रोशनी की लौ बाहर आ रही हो। अचानक अपना मौन तोड़ते हुए पूछ बैठी, कामायनी, आपके छोटे शहर में अंग्रेजों के जमाने का एक प्राइमरी स्कूल भी है, जिस पर किसी अंग्रेज का नाम लिखा है, और उसके सामने खेल के बड़े मैदान में एक गुलमोहर का पेड़ भी है? कामायनी, जी हाँ मैम, ये स्कूल अभी भी है, पर गुलमोहर तो वहाँ कहीं नहीं है। असहज हुई थी मैम, क्या हुआ उस पेड़ को? किसी ने बचाने का प्रयास नहीं किया? पेड़ काटना तो कानूनी अपराध है। मैम के स्वर में आक्रोश उभर रहा था। काटने वाले तो काटकर भाग गए होंगे, पर उन्हें पता कितने पक्षी बेघर हो गए होंगे, कितने बच्चे जो उन घोंसलों में थे यकायक बिना किसी अपराध के काल कवलित हो गए। लौट कर आए पक्षियों के शोकगीत से पेड़ पर बचे हुए एकादुका गुलमोहर के फूल भी मुरझा गए होंगे। कामायनी ने देखा, मैम थोड़ा अपसेट लग रही हैं। जैसे ही स्कूल और गुलमोहर का जिक्र आया, उसके पापा भी स्मृतियों की महीन डोर से दूसरे छोर पर टिंगे व्यतीत के कोठार में चले गए। उनको लगा, फूलों की लौ में हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही है।
कभी कभी तेज हवा के प्रवाह में किताब के पन्ने पक्षियों के पंख की तरह फड़फड़ाते हैं और नई उड़ान पर निकल जाते हैं। ठीक उसी तरह कामायनी के पापा भी 50 वर्ष पूर्व की स्मृतियों की चौखट पर पहुंच गए। उन दरवाजों से निकलकर एक किशोर अपना बस्ता लटकाए अंग्रेजों के नाम वाले उसी प्राइमरी स्कूल में जा रहा था। उस कस्बे में केवल एक ही स्कूल था जिसमें उसकी कक्षा में 30 छात्रों का रोल रहा होगा। चूंकि उस कस्बे में बहुत कम लड़कियां पढ़ने जाती थीं, जो पढ़ती थीं उनके लिए भी कोई अलग से स्कूल नहीं था। उसकी कक्षा में 29 छात्र थे, केवल एक लड़की पढ़ती थी, वह भी यहाँ की स्थानीय नहीं थी। उसके पापा यहाँ कोई सरकारी नौकरी करते थे। उनकी हैसियत का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास साइकिल भी थी और साइकिल उस कस्बे में स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। चूंकि वो एक अकेली लड़की थी इसलिए अध्यापक भी उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देते थे। लड़कों के लिए तो आकर्षण का केंद्र थी ही उसका बस्ता, उसके रंग बिरंगे महंगे कपड़े, जूते, बोलने का ढंग, गुलमोहर के फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, सब कुछ कौतूहल। अपनी कक्षा में वो अकेली लड़की पढ़ती थी। वैसे स्कूल में कुल जमा 7-8 लड़कियां थीं जो छोटी कक्षाओं में थीं। स्कूल तो उसके बैच के साथ प्राथमिक से माध्यमिक की ओर बढ़ रहा था। ठीक उसी तरह उस लड़की की लंबाई भी बढ़ रही थी। स्कूल के सामने पसरे मैदान पर एक अकेला गुलमोहर का पेड़ था जिस पर लाल पीले गुलमोहर खिल रहे थे। बाद में उसे आश्चर्य हुआ कि अरे, इस लड़की का नाम तो अपने आप में यूनिक है। उसने आज से पहले किसी लड़की का नाम गुलमोहर नहीं सुना था और यह गुलमोहर थी भी फूलों की तरह खिली हुई। उन दोनों में परस्पर कोई संवाद नहीं था। शाही प्रकृति थी, किसी के साथ अनावश्यक बातचीत नहीं करती थी। एक दिन एक घटना ऐसी घटी कि उनकी मैत्री का कारण बन गई। छुट्टी से पहले वाला घंटा बागवानी विषय का था जो उसको फूटी आंख नहीं सुहाता। बागवानी के अध्यापक ने जांचने के लिए उनकी कॉपी मांगी, जो एकदम खाली देखकर मास्टर जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। खाली कॉपी उसके मुंह पर मारी और फटकार कर बोले, नहीं पढ़ना है तो माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, स्कूल छोड़ कोई और धंधा तलाश कर लो। तभी छुट्टी की घंटी बजी। जाते हुए सहपाठी उसे घूर रहे थे। वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। उसका घर जाने का भी मन नहीं था। घर वालों को पता लगेगा तो वो अलग मिट्टी प्लीड करेंगे। स्कूल बंद होने वाला था, वो कहाँ जाए। उसे लगा अपमानित होने की इस घड़ी में दूर खड़ा गुलमोहर का पेड़ उसे बुला रहा है, सांत्वना दे रहा है। अन्य से वह पेड़ के नीचे खड़े होकर सामान्य होने का प्रयास कर रहा था। तभी गुलमोहर भी उधर आने लगी। वो घबरा गया, अब ये जले पर नमक छिकने आ रही है क्या? लेकिन हुआ सोच के विपरीत। गुलमोहर, देखो, अध्यापक जी ने ठीक नहीं किया पर निराश क्यों होते हो? कल बागवानी का होमवर्क पूरा करके ले आना। अरे, तू क्या जाने, मुझे तो कुछ विषयों से चिढ़ है और बागवानी उनमें से एक है। गुलमोहर, सबसे पहले तो मुझे तू नहीं, तुम कहकर बुलाना। मेरी माँ कहती हैं कि हर किसी से हमें सलीके और अदब के साथ बात करनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें तुम कहती हूँ। उसका अवसाद कुछ घुलने लगा। गुलमोहर, दूसरी बात, हर बच्चे को हर विषय पसंद हो ये जरूरी भी नहीं है। जैसे मेरी समझ में हिंदी नहीं आती है, तुमको तो सारी कविताएं और दोहे कंठस्थ हैं, मैं नहीं समझ पाती। देखो, वे किस कवि का कौन सा दोहा छाछ के लिए नाच हो रहे हैं। वे कौन से कवि हैं जो कामरी लकड़ाई के लिए राज्य को ठोकर मार रहे हैं। उसकी हंसी छूट गई। वो थोड़ा सहज होकर समझाने लगा, या लकुटी अरु कामरिया की ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गुलमोहर भी उस हंसी में सम्मिलित हो गई। पूछने लगी, तुमने गंगारंगा की कहानी सुनी है? एक के पाँव नहीं हैं, दूसरे के हाथ नहीं हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं और गाड़ाई चल पेंगाई। लाओ, तुम्हारी बागवानी की कॉपी लाओ। घर के बगीचे में माँ ने कई गमले रखे हैं, उनकी पत्तियां इसमें टाँक कर ले आऊंगी। शुरुआत तुम करो। गुलमोहर के फूल तोड़कर मुझे दो, इसको सबसे पहले टाँक दूं। उसने जब एक गुलमोहर का फूल गुलमोहर की हथेली पर रखा तब लगा कि बागवानी नीरस विषय नहीं है। जाओ, अब सीधे घर जाओ, चाची जी तुम्हारी चिंता कर रही होंगी। वो एक आज्ञाकारी बालक की तरह घर की ओर चल पेंगा।
आगे कुछ ऐसा ही क्रम बन गया। जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो वह कभी रेसेस में या छुट्टी के बाद गुलमोहर के पेड़ तले बैठकर एक दूसरे से समझ लेते। इनका गुलमोहर तले जाकर बैठना दूसरे सहपाठियों को अटपटा लगता। एक दिन किसी सहपाठी ने उसको टोक भी दिया, क्या लड़का होकर लड़कियों से दोस्ती करता हो। नतीजा ये हुआ कि 2-4 दिनों तक वह गुलमोहर से कन्नी काटता रहा। दूर से देखता कि गुलमोहर बराबर वहां जाती है, कुछ देर रुकती है, लगता है जैसे किसी की प्रतीक्षा में खड़ी हो, फिर पेड़ पर लगे हुए फूलों को निहारती है और आहिस्ता आहिस्ता अपने गंतव्य को लौटने लगती है। उसे लगता है कि अभी पीछे से आकर कोई कहेगा कि रुको गुलमोहर, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। 5वें दिन उसके कदम बड़ी व्यग्रता के साथ रेसेस के कुछ समय पहले ही गुलमोहर के पेड़ की तरफ बढ़ गए। वह पेड़ तले प्रतीक्षा में खड़ी थी। गुलमोहर ने कुछ नजदीक से जब उसे देखा तो यकायक पीछे घूमने की कोशिश करने लगी। कल रात को ही उसने कहीं पढ़ा था कि जब उदास गोपियों को उद्धव सारा ज्ञान बघार चुके और फिर भी नहीं समझी तो उन्होंने कहा कि मथुरा से गोकुल की दूरी सिर्फ 5 कोस है, तुम सभी वहां जाकर कन्हैया से मिल लो, उन्हें उलाहना दो। तब गोपियों ने कहा, मथुरा से गोकुल की दूरी सिर्फ 5 कोस है, फिर भी प्रश्न ये स्वाभिमान का है। तब उद्धव निरुत्तर हो गए थे। वो समझ गया कि गुलमोहर रुष्ट हो गई है, इसलिए आगे बढ़कर उसने आवाज लगाई, रुको गुलमोहर। हम नहीं रुकते, हमारी कुट्टी हो गई, उसकी आवाज में तलखी थी। हमारी तो बुची ही है, उसने हकलाते हुए सफाई दी। तुम विवशता समझो गुलमोहर। सहपाठी हंसते हैं कि क्या लड़की से दोस्ती करता है। अनायास ही उसकी हंसी छूट जाती है, एकदम उन्मुक्त, ऊपर डाल पर खिल रहे सुर्ख लाल गुलमोहर की तरह। वैसे तो उसके रंग बिरंगे कपड़ों को लेकर स्कूल के बच्चों में सदैव उत्सुकता बनी रहती, पर ऋतु परिवर्तन के साथ ही यह उत्सुकता चरम पर पहुंच जाती। वर्षा ऋतु में भी यह विभिन्न प्रकार के रेनकोट से लेकर रंग बिरंगी सतरंगी छतरियों में दृष्टिगोचर होती। चेरापूंजी नाम को सार्थक करते कस्बे में जब मेघ की झड़ी लग गई, आसमान ने कुहासे की चादर ओढ़ ली, तब उस दिन स्कूल में समय से पहले ही छुट्टी की घंटी बजा दी गई। स्कूल तो बंद हो रहा था, मगर उसके पास छतरी थी नहीं, इसलिए बरसात के रुकने की प्रतीक्षा में पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। सतरंगी छतरी में आ रही गुलमोहर ने पास आकर कहा, चलो आओ, एक छतरी में दोनों भीगेंगे, इससे अच्छा है तुम चली जाओ। और तुम यहाँ पूरे भीग कर बीमार हो जाओगे, इससे अच्छा है थोड़ा थोड़ा भीग कर दोनों चले जाएंगे। मैं कोई मोम की तो नहीं हूँ जो गल जाऊंगी। नहीं, ये बात नहीं है, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेंगी। मेरी माँ ऐसी नहीं है। चलो आओ। अब वो इस आदेश को टालने की स्थिति में नहीं था। छतरी में उसने दोनों के बस्ते संभाले, वह छतरी संभाल रही थी। उसका घर पहले आता था, जहाँ पहुंचकर उसने छतरी देते हुए कहा, ये लेकर जाओ। उसने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, अब बरसात भी कम हो रही है। उसने छतरी हाथ में थमा दी। वो घर लौटते हुए सोच रहा था कि क्या जीवन भी सतरंगी छतरी की तरह खुलकर आकाश के वक्ष का इंद्रधनुष हो जाता है। शरद ऋतु में उसकी झलक उसके गर्म कपड़ों से मिलने लगी। अलग अलग रंग के कार्डिगन, हाथ से बुने हुए रंग बिरंगे गरम ऊनी बनियान, आधी बांह, पूरी बांह, चित्ताकर्षक कढ़ाई, बुनाई किए हुए शॉल, दुशाले। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने बताया कि माँ को कढ़ाई बुनाई का बहुत शौक है, वे अपने खाली वक्त में बुनती रहती हैं। एक दिन उसने गुलाबी रंग की गरम ऊनी बनियान पहन रखी थी जिस पर कलात्मक ढंग से बुना हुआ श्वेत खरगोश शावक का चित्र बहुत सुंदर लग रहा था। उसने कहा था, ओहो, इतना सुंदर सजीव दिखता खरगोश, हाथ से छूकर सहलाने को जी करता है। उसने तपाक से उसका हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, तो छू लो। दिन, महीने, साल किश्त दर किश्त गुजरते गए। सांसों की गंध जीवन की पोथी के अभिलेखागार में सुरक्षित होती चली गई। पर जीवन तो एक महासागर है, शांत धीर समंदर एक सरीखा तो नहीं रहता। ज्वारभाटों के घात प्रतिघात से उठे चक्रवात न जाने कब वज्रपात से उसके सीने को छलनी कर देते हैं।
कक्षा 5वीं से 7वीं तक की पढ़ाई का 3 वर्ष का ये सफ़र अपने चौथे वर्ष में प्रवेश करने ही जा रहा था कि तभी समाचार आया कि उसके पापा का यहाँ से बहुत दूर द्वारका में ट्रांसफ़र हो गया है। गुलमोहर के पेड़ के साए में इस सफ़र की कोई आखिरी शाम रही होगी, जब शब्द अपना सामर्थ्य खो चुके थे, भाषा उस विस्तार को छूने में अक्षम थी और कुछ बोल पाना सहज नहीं था। उस धुंधलके में ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि पलकों के लिए कितना कठिन होता है आंखों के मुहानों पर ठहरी हुई नदियों को रोक पाना। गुलमोहर का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, मजबूती से अटल, मगर गुलमोहर चली गई थी बहुत दूर। जीवन से तथागत होने का अर्थ जीवन का शून्य हो जाना तो नहीं होता है। बाद के जीवन में जब एक बार वह द्वारिका की यात्रा पर निकल पंगा तो उसने कल्पना की थी कि कहीं कान्हा की मुरली की तान सुनाई दे। चारों तरफ पसरे हुए सन्नाटे में वह खोज रहा था द्वारका, जो कब का समुंदर में समा चुका था। कामायनी, अरे पापा, आप कहाँ खो गए? मैंने अपना पूरा इंटरव्यू बता दिया और आप सो गए। आपने कुछ सुना ही नहीं क्या पापा? आप भी ना? पापा, मैं सुन तो रहा था। कामायनी, नहीं सुना हो तो सुनो। मुझे लगता है कि वे मैम इस शहर से किसी न किसी रूप में परिचित हैं और यही मुझे अपना सिलेक्शन होने की संभावना लगती है। और पता है पापा, जब मैं इंटरव्यू देकर खड़ी हुई तो उन्होंने अचानक पूछ लिया, कामायनी, आपके पापा का नाम क्या है? मैंने कहा, प्रसाद। एक क्षण के लिए वे हतप्रभ रह गईं, कुछ सोचने लगी, फिर संयत होकर कहा कि अच्छा, तुम्हें पता है कि जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध कृति का नाम भी कामायनी है? मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। जी मैम। पापा भी एक क्षण के लिए कुछ सोचते हैं। बेटी, तुमने उस मैम का नाम नहीं पूछा? पापा, मैं उस मैम का नाम कैसे पूछ सकती थी? क्या यह आउट ऑफ कर्टसी नहीं होता? तभी उसकी मम्मी प्यालों में कॉफ़ी लेकर आ गई। आखिर मुझे भी तो पता चले कि बाप बेटी के मन में किस बात के लड्डू फूट रहे हैं। रिजल्ट तो अभी आया नहीं है। और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।